नमस्कार और स्वागत है आपका एक और विचारोत्तेजक एपिसोड में। आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की चमक से लेकर संसद की गलियारों तक अपनी बुलंद आवाज के लिए जाना जाता है, श्री शत्रुघ्न सिन्हा। इस विशेष बातचीत में शत्रुघ्न जी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आज देश की शीर्ष नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं और गोदे मीडिया देखने लायक नहीं रही। वे न सिर्फ अपनी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं, बल्कि लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी और आज के भारत में सही नेतृत्व की आवश्यकता पर भी गंभीर चर्चा करते हैं। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक आह्वान है सोचने का, समझने का और सवाल उठाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये बातचीत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खामोशी तोड़िए और सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। सर, बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो है पॉलिटिक्स में आती हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आने की एक सक्सेस स्टोरी, बहुत सारे जी हाँ, लेकिन चले जाते हैं। बहुत कम हैं जो सस्टेन करते हैं पॉलिटिक्स। आप उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल। तो मेरा अपना ख्याल है, और मैं कई बार कह भी चुका हूँ, कि जब तक आप कारण पे रोशनी नहीं डालेंगे निवारण नहीं होगा। ये क्यों आते हैं इस पे बहुत ज़ोर देना होगा। ये समझना होगा कि आते क्यों हैं। क्या इसलिए तो नहीं आते हैं कि पॉलिटिक्स में, फिल्मों में ग्लैमर है, ग्लैमर का लिमिटेड पावर है, जबकि पॉलिटिक्स में पावर है और पावर का अनलिमिटेड ग्लैमर है। कि इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, किसी स्वार्थ की वजह से नहीं आ रहे हैं, कुछ काम करना है या करवाना है उसके लिए तो नहीं आ रहे हैं, कि वाकई सोसाइटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अगर उनके दिल में कुछ है ऐसा कि हम करना चाहते हैं, तो फिर उसी लगन के साथ, उसी भक्ति के साथ अगर आते हैं वो, तब तो स्वागत है। वरना आप कई बार देखते हैं उन्हें आने से पहले ही थक जाते हैं कुछ लोग। कई लोग ऐसा हुआ है। और चूँकि मैं आया तो स्ट्रगल करके फिल्मों में भी आया, जहाँ जो भी कामयाबी है, जो भी सफलता हासिल की, वो स्ट्रगल करके था। और उसी तरह से फिल्मों से पॉलिटिक्स में भी आया, तो स्टार्ट में बगैर कुछ बने हुए आया। सीधे हमारे नानाजी देशमुख थे, भारत रत्न, बहुत मानते थे मुझको। वो मुझको लेकर रामनाथ गोयनका जी के पास जाते थे, कई बार उनके साथ जयप्रकाश नारायण जी के पास भी गया। और ऐसे धीरे धीरे उन्होंने बहुत मेरी परीक्षा ली। उन्होंने, मानते बहुत थे, बहुत आते थे, मेरे घर आना जाना था जब आते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे आडवाणी जी और अटल जी के हवाले किया। यहाँ पे हवाले किया उन लोगों ने। फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि अभूतपूर्व व्यक्तित्व के मालिक। और आडवाणी जी को तो हम शुरू से मानते रहे, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर। मैं आज भी मानता हूँ। तो इन लोग के साथ काम करने का, काम सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो फिर मैं धीरे धीरे आ गया। इन्होंने मुझे आगे दिल्ली में, दिल्ली के शेर हुआ करते थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, मदन लाल खुराना, उनके हवाले किया ट्रेनिंग के लिए। और बिहार में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी थे, उनके पास भेजा मुझको। इन लोगों के इस बीच में थोड़ा, जब तक पार्टी जो नहीं आया था, तो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, बहुत मानते थे, हमसे छोटे होंगे लेकिन गुणों के मामले में हमसे ज़्यादा हैं, वो सुबोध कांत सहाय। सुबोध कांत सहाय ने मुझे पब्लिक लाइफ में उतारा। इससे एक चीज़ और हुई कि मेरा इंटरेस्ट तो बढ़ता ही गया, शौक़ तो बढ़ता ही गया, और मैं थोड़ा सा और लोहा होता गया, है ना। जो जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह पब्लिक लाइफ में उतरा, किसी स्टार का सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे लेकर पब्लिक में उतर जाना, ये मजाक नहीं है। पहले तो पब्लिक आपको सीरियसली लेती नहीं है, समझे नहीं। बड़े बड़े स्टार्स को आप ले आते हैं, वो भीड़ तो लग जाती है, लेकिन भीड़ लग के वो आपको फिल्मों के डायलॉग सुनना चाहते हैं। आज मैं फॉर्चुनेट हूँ कि जहाँ जाता, आज मैं फॉर्चुनेट हूँ जहाँ जाता हूँ, आज कोई मुझे नहीं कहता कि डायलॉग सुनाओ, चाहिए करो। वो सब जानते हैं कि इनका मेरा इतिहास है, इतने सालों से हूँ,
और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे एक रिकॉर्ड कायम हुआ फिल्म इंडस्ट्री में कि पहली बार कोई फिल्म में 2 का आदमी फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो एक तरफ मैं इनका आभारी हूँ, लेकिन इनके साथ इतना कुछ संघर्ष करने का मुझे और सीखने का जितना मौका मिला, मैं वही देखता हूँ काश जो दूसरे लोग आते हैं क्या ऐसा करेंगे। वो तो आते के साथ स्टार बनकर आते हैं और ज़्यादातर लोग स्टार बन के ही रह जाते हैं, वो डायलॉग बोल के ही आते हैं, डायलॉग जैसा कि संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, जैसा कि आजकल थोड़ा असर पड़ गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी। आजकल डायलॉग काफ़ी बोल रहे हैं वो, रोटी खा नहीं तो गोली तो मेरी है। ये फिल्मों की छोटी मोटी फिल्मों में ऐसे डायलॉग्स होते थे। तो वो आजकल देख रहा हूँ मोदी जी को। मोदी जी जब हमारे मित्र हुआ करते थे, साथ सहयोगी, हम लोग कई बार जाते थे तो मैं देखता था तो उनको उस समय जिस तरह से डायलॉग बोलते थे वो, मैं कई बार उनकी सराहना भी करता था। कई बार पब्लिक में बहुत, इसको प्लेइंग टू द गैलरी कहते हैं, अच्छा लगता था। मैं हमेशा कहता था बड़ा बढ़िया है भाई। तो वो कहते थे कई बार कि मैं तो आपका ही मार रहा हूँ डायलॉग। एनीवे, तो ये हम कह रहे थे कि ज़्यादातर लोग, इसे लोग जो अपने कारण पे रोशनी नहीं डालते हैं तो फिर वो टिक नहीं पाते हैं। ज़्यादातर अपना मखौल हो जाता है उनका, कई बार मजाक हो जाता है उनका कई बार, या कई बार वो निराश होकर फिर चले जाते हैं या कहीं दूर विलीन हो जाते हैं जी। ऐसा जैसा कि हुआ है बहुत लोग का हुआ है। जी हाँ, बहुत लोग का हुआ है। तो सर एक कंट्रास्ट है कि स्टारडम में आप पब्लिक से दूर हो, पब्लिक आपके पास नहीं। पॉलिटिक्स में पब्लिक आपके पास है, आपको दिन में 3 बार भी मिलना पड़ता है, 4 बार भी मिलता है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बर्डन नहीं महसूस हुआ, अपनी पुरानी लाइफ मिस करते हो कि यहाँ पर एक डिफरेंट ऑरा होता है और यहाँ एक डिफरेंट ऑरा? स्वाभाविक है, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं होता था, मुझे होता था शुरू में काफ़ी होता था कि अरे कई लोग जो सालों साल मिलने के लिए मुझसे तड़पते थे या तरसते थे, वो अचानक आ गए हम तो उनसे मिलने नहीं है, हम नेताजी से मिलने आए, आज की आज मुलाकात चाहिए, अभी की अभी मुलाकात चाहिए। ऐसा भी होता है, कई बार मुझे चिढ़ भी आती है, स्वाभाविक है। लेकिन फिर इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई, इसकी गहराई को समझा हमने, और समझा तो धीरे धीरे करके ना सिर्फ उनके करीब आता गया और उन लोगों का विश्वास जीतता गया, एक क्रेडिबिलिटी बनी। वो लोग देखते हैं कि देखो जो मैंने कहा है, ज़्यादातर बातें आज तक हमने देखा, चंद लोगों में से हूँ जो आज तक अपने किसी बात को मैं कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हूँ, और चंद लोग में से हूँ जो कभी नहीं कहता हूँ कि प्रेस ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जो मैं कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, बिल्कुल, और सोच समझ के कहता हूँ, और लोगों से मिलता हूँ तो बहुत प्यार से मिलता हूँ, उनका विश्वास है मेरे ऊपर। इसलिए आज जितना जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग कहते हैं अच्छा इन्होंने कहा है, बिहारी बाबू ने कहा है या शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है, तो इनकी बात में दम है। लोग भले कहीं सहमत हों या नहीं सहमत हों, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि इनकी बातों में दम है। ये बात जो कह रहे हैं तथ्य के पे आधारित है, सत्य पे आधारित है, मैं जो कहता हूँ, क्योंकि मैं बात की अहमियत को समझ। और इससे एक चीज़ और देखिए कि बहुत लोग कम होंगे जो कि राजनीति में आने के बाद, पॉलिटिक्स में आने के बाद, बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि बहुत लोग को कम देखा पॉपुलरिटी खो देते हैं वो लोग। इतना मिलन, जितना सारा सब बैरियर टूट जाता है, तो देखता हूँ कि ये बहुत लोग खो देते हैं पॉपुलरिटी या कम हो जाती है। बट ये प्रभु की असीम अनुकंपा है कि मेरी शायद पॉपुलरिटी पहले से बढ़ी गई है। आज भी अभी भी देश का शायद सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मुझे ही मानते हैं। अभी भी जो लोग आप लोग देखते हैं, ट्वीट में देखते हैं, फोटो में, जहाँ जाता हूँ इतनी ज़्यादा भीड़ आती है कि शायद और भी बगैर बुलाए, कहीं माननीय प्रधानमंत्री हों चाहे और लोग हों, तो इन लोगों को भीड़ बुलाई भी जाती है। जाहिर है हर पार्टी में होता है ऐसा, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा भीड़ बनाने की जो नाम अगर चला गया कि शत्रुघ्न सिन्हा, तो एक लगता है कि एक अच्छे वक्ता तो हैं ही, एक अच्छी छवि भी है इनकी। और ये जो कहेंगे ठीक है, इनकी बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आप कई बार मेरी बातों से सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे,
वो इतना तो आप ज़रूर सहमत होंगे कि आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई आरोप, एलिगेशन, इल्ज़ाम नहीं सुना होगा आपने। ये नहीं सुना होगा चाहे मेरे रियल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में। मैं मंत्री भी रहा तो आज तक कोई ऐसा नहीं। मैं जब बाहर आया था मंत्री पद से तो कुछ हमारे पत्रकार मित्रों ने भेजा था कि आप काजल की कोठरी से बाहर आ गए बेदाग। अच्छा लगा था मुझे। तो ये अच्छा लगता है मुझको कि आज उतनी विश्वसनीयता है, छवि अच्छी है, लोकप्रियता शायद पहले से और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। तब 92 में आपने एंट्री दी। आप एक कैंडिडेट के खिलाफ नहीं तब लड़ रहे थे, एक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्कुल, हाँ। अगर आपको याद हो, हाँ। पीछे एक पूरी सरकार थी, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा। आपने अगर चुन लिया कि मैंने इधर आना है तो आप आए, और आपने बहुत सारे वेटरन्स के नाम लिए, नानाजी देशमुख। जी। फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको पार्टी से जाना पड़ा? आपको ये फैसला, कितना मुश्किल था ये फैसला आपके लिए? बहुत मुश्किल था और मैं कहीं पे कभी कभी शर्मिंदा भी महसूस करता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जो मैं हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। मैं हमेशा कहता था, मेरा तो फेमस लाइन था ये कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी है, और मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ। तो फिर कारण क्या? कारण की कुछ तो इतनी बात बनी होगी। एक तो हमने देखा जो अटल जी का दौर रहा, अटल जी यहाँ बदले की राजनीति शुरू हो गई इस बार, और ऐसा महसूस किया और लोगों ने करवाया भी कि जितने लोग जो हमारे गुरु थे भले उन्हें ही अलग थलग कर दिया गया। अडवाणी जी की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे गुरु, मैं देखता रह गया और देखता रह गया कि अरे जो फाउंडर मेंबर थे जसवंत सिंह जी, उनको आखिर पार्टी छोड़ने में मजबूर होना पड़ा, उनको भी अलग कर दिया गया। परम विद्वान अरुण शौरी को मैं देखता रह गया, वो भी ऐसी मजबूरी, इन्होंने ऐसा मजबूर कर दिया उनको। मुरली मनोहर जोशी, हमारे स्टेट्समैन, बड़े भाई समान मित्र यशवंत सिन्हा जी को। तो इन लोगों को जब देखा और लगा कि हमारे ऊपर नज़र पड़ी हुई, चलो मुझे उस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि मैं स्वार्थ की राजनीति के तहत नहीं आया था पार्टी में। मंत्री बन गया अलग बात है, लेकिन मंत्री नहीं बन गया तो उसके लिए कंप्लेन नहीं। हालांकि इसमें मंत्री, हमारा नाम इस बार मंत्रिमंडल में था और होना भी चाहिए था। नेचुरली एक सीनियरिटी भी थी, इतने साल का था, छवि अच्छी है, बोलता अच्छा था, और हेल्थ मिनिस्ट्री में, शिपिंग मिनिस्ट्री में बहुत बढ़िया हमारा रिजल्ट भी था। जी, ट्रैक रिकॉर्ड था। तो लोग कह रहे थे, लेकिन हमें उसकी नहीं कि मंत्री नहीं बने। चलो कोई बात नहीं, आपका प्रेरोगेटिव है, कोई बात की चिड़ होगी, आपने उन लोगों को निकाल दिया, अडवाणी जी वगैरह, तो मैं किस खेत की मूली था, चलो आपने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन वातावरण में जो बदलाव देखा हमने, वो मेरे होश फाख्ता हो गए। उसमें कुछ हाथ, मैं नाम नहीं लूँगा आप किसी का, लेकिन कुछ हद तक मेरे हाथ बिहार के लोगों को भी थे। उन लोगों को मेरी लोकप्रियता में बड़ी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही थी। उनको लग रहा बिहार का, उनको लग रहा था ग्रोथ होगा नहीं, उनको लगता था। हालांकि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया बिहार में, तब से ग्रोथ बहुत हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन उनको लगता था उनका ग्रोथ नहीं होगा ऐसा। अब उसमें चिढ़ भी थी, कुछ साजिशें भी हो रही थी, और दिल्ली का वातावरण देखा तो कसब हो गया। शॉक था मैं कि कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में कहाँ लोकशाही थी और यहाँ हमें तानाशाही दिखने लगी। मैं संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, शायद उनके लिए राजनीति यही होगी, तानाशाही की राजनीति। तो मैं कहने वाला कौन हूँ कि आप गलत कर रहे हैं? मैं फैसला करने वाला कौन हूँ? मैं जांचने वाला या नापने वाला या मापने वाला मैं कौन हूँ? लेकिन वो देख के मैं दंग रह गया कि कहाँ अटल जी के यहाँ वातावरण जो था लोकशाही की, और कहाँ ये वातावरण आ गया जहाँ तानाशाही है। हर चीज़ वन मैन आर्मी एंड टू मैन शो, वन मैन आर्मी, यानी ये थे दो आदमी मिल के करते थे, और फिर एक आर्मी वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, ये हो गए। तो वन मैन शो, सारा शो इनका ही हो रहा था। आज भी देख लेना आप, किसी बच्चे से पूछ कि 4 मंत्री का नाम बता दो, प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री का नाम लेगा। आपने पूछा, मैं आपको बताया कि मैंने कि 4 मंत्री कौन कौन है? कोई मंत्री का आज मंत्री से
संतरी को समझ में नहीं आता कौन है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ वही हैं, सब तो उन्हीं का हो रहा है। जलवा उन्हीं का, रेलवे का टिकट हो तो भी उन्हीं का फ़ोटो है, कोरोना का मामला हो तो भी उन्हीं का फ़ोटो है, सब कुछ है। जितना अच्छा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू सब उन्हीं का है। बट हमारे मित्र हैं, मैं मानता हूँ कि हम उनको बहुत सालों से जानते हैं, मैं मानता हूँ। इसलिए आप देखते हैं मैं कभी भी उनके व्यक्तिगत तौर पर कभी शिकायत नहीं करता। मैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री कहता हूँ, हमारे मित्र हैं, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी हैं। लेकिन ये देखा और मुझे बहुत मजबूरी में ऐसा वक्त आया कि अगर आपने ठीक कहा, मुझे बहुत दर्द हुआ मुझे, कि मैं कहता था कि जब पहली बार राजनीति में आया था अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया था। और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, जिसका आपने जिक्र किया। और जब मैं आया तो बहती गंगा में तो कोई भी तैर के पार हो जाता है, मैं तो धारे के विपरीत तैरता रहा हमेशा। शुरुआत ऐसे ही की है जब, और आपने खुद नोटिस किया और लोगों ने भी नोटिस किया कि सब कमाल है। इतना ज़्यादा हमने कहा नहीं, मज़ा तो इसी में, संघर्ष करके आए हैं। और जब मेरी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, उसके बाद वातावरण में अगर इतना बदलाव आ गया, बिहार से अलग और दिल्ली से अलग, तो शायद मेरे पास बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ कि मेरे को चारा नहीं रह गया और मुझे फिर छोड़ने पे विवश होना पड़ा। और फिर मैं, बहुत लोगों ने बहुत पार्टी लगा, शायद मैं सर्वदल प्रिय रहा हूँ, दूसरे दल के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते रहे और मैं उनका आभारी हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति में जो है, आप मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मेरा मानना रहा कि आप जो लोग हैं हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी इसी संसार सोसाइटी के हैं, इसी संसार के हैं। किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के बड़े भाई हैं, तो हमको रहना तो एक साथ ही है। ठीक है, मतभेद होते हैं, अलग अलग पार्टी की अलग अलग लाइन होती है, चलो उसको लेके चलते हैं वो लोग। तो मैं गया वहाँ पे, और फिर इसीलिए वो पार्टी जिसका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, सब बहुत पार्टी में कह रहे थे आने के लिए हमने। और चूँकि मैंने कह दिया था कि चुनाव लड़ूंगा तो पटना से ही, और मैंने ये भी कहा कि पहले बार भी बहुत गड़बड़ कर रहे थे हमारे चुनाव में, टिकटें काट रहे थे। मेरा कोशिश आपको याद होगा, एक बार पटना सीट से, एक बार तो सबसे लास्ट में पूरा नाम, पूरे देश में सबसे लास्ट में मेरा नाम ही अनाउंस किया गया था रात के 12 बजे के करीब। तो हमने कह दिया था कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। अब मुझे पटना से ही लड़ना था, लोकेशन वही है। तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हमारे पास बहुत लोग मानते थे, इन लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमने भी उनको बहुत उसकी सराहना की। और वो करके, क्योंकि हमें लगा कि यही पार्टी है सही मायनों में नेशनल पार्टी, जिसके देश की आज़ादी से लेके देश के ग्रोथ में, और ग्रोथ का मतलब कि जितने एम्स और IIT और जितने हैं सब, भाखड़ा नंगल डैम, सब तो कांग्रेस के टाइम और नेहरू के टाइम में ही। भले आज नेहरू जी को कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, पर नेहरू जी हम सब के नज़रों में एक महान नेता के रूप में रहे हैं हमेशा। तो इसलिए उस पार्टी में गया मैं, और उसके बाद जो हुआ सो हुआ, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा, ममता जी बहुत मानती थी, ममता जी ने एक दिन हमारा नाम अनाउंस कर दिया, उनको बहुत ज़रूरत थी आसनसोल से वो सीट की। आज तक वो सीट कभी कोई जीता नहीं था। उनको ऐसा लगा, उनको विश्वास हुआ, मुझ पर भी विश्वास था, अपने नेतृत्व पे तो था ही। उनको लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा ये सीट निकालेंगे, इसमें बहुत भरपूर योगदान दे सकते हैं, ये उनकी ग्रेटनेस थी। और उन्होंने हमारा नाम हमसे बगैर पूछे ही अनाउंस कर दिया, और फ़ोन किया उन्होंने मुझको। और फिर कह के, तो मैंने, चूँकि चुनाव बिल्कुल सामने था, एक ज़िद थी कि ये सेशन मिस नहीं होना चाहिए, वो सेशन जो उपचुनाव था ना ये, तो इसलिए वो करके। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी की मैं बहुत, आज भी देखिए बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत, मैं कभी उनकी शिकायत मैं शायद किसी की भी नहीं करता हूँ, कभी व्यक्तिगत नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये है कि ममता जी का नेतृत्व, ममता जी की सादगी, ममता जी लेडी ऑफ सब्सटेंस, ममता जी इतनी पॉपुलर तो रही हैं, बट बहुत ही पुख्ता, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जन प्यारी। इतना लोग उनको मानते हैं, और वो मुझको इतना मान के इतना स्नेह दिया, इतना आदर दिया। तो फिर मैं वहाँ गया, और तब मैंने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस से, और मैं गया वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया इसका मतलब ये नहीं, जैसा मैंने कहा
कि मेरे दिल में उनके प्रति कोई शिकायत है। रादर उनके जो कुछ लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे राहुल ने भी ये जो यात्रा की थी जी हाँ। वो कमाल किया, तो मैं तो उसकी हमेशा सराहना करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ। मेरे अंदर एक आदत है स्पष्टवादिता का, कुछ लोगों को कई बार पसंद नहीं आता है। मैं स्पेड को स्पेड कहता हूँ, सफ़ेद को सफ़ेद कहता हूँ, काले को काला कहता हूँ। सर आप ये बताइए मुझे, ममता बनर्जी जी की आपने बात की, ये ठीक है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका मेन निशाना जो है वो राहुल गांधी है, लेकिन जो सेकंड टारगेट है ना वो सदा ही ममता बनर्जी है। और बीजेपी के मन में एक बार है कि हमने वहाँ पे सरकार बनाई और काफ़ी सारी इनरोड्स भी आपने वहाँ किए कर। क्या लगता है आपको अगले इलेक्शन तक आते आते सस्टेन कर पाएंगी वो अपना सेटाडल जो है वेस्ट बंगाल का? क्योंकि ऐसा है कि नैरेटिव बन रहा है कि शायद इस बार वो हिला देंगे। हाँ, नैरेटिव बनाने के मामले में तो हमारे दोस्तों को, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को और उसके नेतृत्व को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इनका तो काम ही नेतृत्व, ये नैरेटिव बनाना है हर जगह। आज मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज भी तो नैरेटिव के मामले में बहुत कुछ चल रहा है। जो ये तथाकथित वॉर जो है, अभी जो ये हुआ जो ट्रम्प के कहने पे या जिसके कहने पे, जैसे हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसमें। कोई नेशनल एकता का सवाल है और हम सब सरकार के साथ हैं, सरकार के हर कदम के साथ हमने कहा हम साथ हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नैरेटिव का ही मामला तो हो रहा है। ये नैरेटिव तो ये सारा इतना बना के प्रोपेगेंडा। कई बार लोग कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे दोस्त जो हैं वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। वो तो प्रचार चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है। अब रही बात इनके ममता जी के, क्या उनके प्रोपेगेंडा का ही, प्रचार का ही हिस्सा नहीं था जो पिछली बार उस चक्कर में अतिशयोक्ति हो गई और ममता जी को बहुत उन्हें अपमानित महसूस किया, उनके लोगों ने किया, जब दीदी ओ दीदी ओ दीदी करके मखौल उड़ा रहे थे। और उसके बाद पूरे देश में एक ही बाई इलेक्शन था हमारा आसनसोल से, और इतना ज़्यादा दीदी और दीदी और दीदी किया, मखौल उड़ा के घबराहट तो उनसे ही बूमरैंग कर गया। घबराहट तो उनकी ममता जी से ही है कि ममता जी को आज तक कभी वो मात नहीं दे पाया। एक बार जैसे तैसे कैसे भी करके अगर ज़्यादा सीटें लेकर आए, थोड़ा उनसे ज़्यादा नहीं यहाँ, तो उसके बाद क्या कहते थे अब की बार 200 पार, तो 200 पार तो ममता जी कर गई। और इस बार उसके बाद ये 100 भी नहीं आ पाए, 50 भी नहीं आए ढंग से, आए भी तो कुछ लोग चले गए। अच्छा, और ये ममता जी के पास वापस चले आए। तो ये जो है दीदी और दीदी कहा तो क्या हुआ, पूरा आसनसोल में रिकॉर्ड मार्जिन से हमारी जीत हुई। हमारी यानी ममता जी के नेतृत्व की, उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, आसनसोल की जनता जनार्दन की, और कुछ हद तक मेरा भी उसमें, तो एक जीत हुई। उसके बाद आपने फिर क्या किया, उस संदेश खाली का एकदम किस्सा उठाया, जो आप संदेश खाली की लड़की को आप सामने लाने की कोशिश भी किए, जो एकदम गलत था। सारा प्रचार निकला और सारा वीडियो एक्सपोज हो गया वहाँ का उस पर, लेकिन इतना नैरेटिव दिया, इतना नैरेटिव दिया, उसका क्या हुआ। फिर ममता जी जितना ममता जी के ख़िलाफ़ इतना काम करते हैं, चाहे बोलते हैं, चाहे हंगामा करते हैं, उसमें के अंदर आपकी एक तरफ घबराहट, बौखलाहट और डर तो दिखता ही है। साथ ही साथ आपका एग्रेशन जो है वो फेक दिखने लगता है। डर तो है तो इसलिए आप कर अग्रेसिव हो जाते हैं, वो फेक दिखने लगता है। और फेक दिखने लगता है और वहाँ की जनता समझ जाती है कि आपका उद्देश्य है किसी तरह बाय हुक और बाय क्रुक ममता जी को हराना। और ममता जी, जैसा मैंने कहा, जन प्यारी, जन जन की नेता हैं वो, या नेत्री हैं वो इतना ज़्यादा संदेश खाली हो। सब अभी आरजे कर मेडिकल कॉलेज का किया, करते गए धन शक्ति का दुरुपयोग करते गए हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स, इतना करते गए और उसका उल्टा असर हुआ। तो ममता जी के तो मैं समझता हूँ हमें निश्चिंत रहना चाहिए, वो बहुत अच्छे से जीत रही हैं और बहुत अच्छे से जीतेंगी, और इस बार शायद ऑल टाइम हाई भी हो सकता है उनका। हाँ, इस बार जो है उनका इतना अच्छा अभी चल रहा है वहाँ पे। सर, ममता बनर्जी की जो एक प्रेजेंस है वो एकदम नेशनल है, आपकी प्रेजेंस है एकदम नेशनल है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो पार्टी है वो कलकत्ता से बाहर उन्होंने कोशिश की काफ़ी, लेकिन वो हो नहीं पाया। इस बार बिहार इलेक्शन में सुनने में आ रहा है कि शायद पार्टी थोड़ा सा एफर्ट लगाएगी, आप भी हो पाएंगे पास।
बिहार का क्या देखते हो आप सिनेरियो इस समय जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियो, आपका अपना प्रदेश है, आप तो बिहारी बाबू के नाम से ही जानते हैं, क्या लगता है क्यों बिहार में इस तरह का पॉलिटिक्स चल रही है इस समय? नीतीश जी हैं और ये जो दोबारा इकट्ठे हुए हैं, पहले नीतीश जी इधर आए फिर उधर चले गए, उनके बारे में जान पड़ी, लोग क्यों सफर कर रहे हैं इसमें? मैं कई बार कह चुका हूँ, वहाँ पर मेरे लिए अजीब सी परिस्थिति है। मेरी पार्टी अब मैं ना आरजेडी का हूँ ना इनका जेडीयू का हूँ, लेकिन ये भी एक विडंबना कहें या मेरा भाग्य कहें कि दोनों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत नज़दीकियाँ हैं, दोनों मुझे बहुत मानते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड की तरह देखता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अभी बिहार के संदर्भ में अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जब बिहार का इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते, एक देश का संवेदनशील नागरिक होने के नाते तब मैं अपनी राय रखना पसंद करूंगा। अभी मैं बिहार के इलेक्शन पे, चूँकि दोनों हमारे बहुत करीबी हैं। ओके, तो सर राष्ट्रीय पटल पे मैंने कहा आपकी प्रेजेंस है, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनसे बचने के लिए जो पार्टी अब डाइवर्ट करती रहती है लोगों को, कभी इधर कभी ये सिंदूर घर घर बांटना, कभी कुछ और इस तरह की बात कर देना, किसी पे अटैक कर देना, कांग्रेस के लोगों को तोड़ के अपनी तरफ कर देना, या उनके लोग ऐसे लोगों को उठा लेना ऑल पार्टी में, जैसे आपके यहाँ भी हुआ कि आपके ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए चुनाव किसी हो गया था, बट ममता बनर्जी शी पुट हर फुट डाउन एंड दे हैड टू एक्सेप्ट हर कैंडिडेट। आई थिंक अभिषेक बनर्जी इज वन। क्या असली इश्यूज क्या हैं जिनको वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले देश के सामने? देखिए, अभी तो मैं कहूँगा कि अगर मुझसे पूछें, मेरी राय है कि सबसे बड़ा इशू जो है देश के सामने अभी जो है और शायद अभी हॉन्ट भी करेगा, वो है देश के जो भी रूलिंग पार्टी के नेतृत्व का या रूलिंग पार्टी के वक्तव्य की क्रेडिबिलिटी को लूज करना। अब आप जितनी बड़ी जैसे आज कोई गोदी मीडिया को विश्वास नहीं करता है, बहुत सारे तथाकथित, मैं किसी खास का नाम नहीं लूँ, सब तो मित्र ही हैं। हाँ, मैं तो सब फ्रेंड्स ही हैं, क्या बोलना, सब आपकी मजबूरियाँ भी हैं, दबाव भी हैं उन पर। बट जिस तरह से गोदी मीडिया को आज इस तरह से कोई देखना नहीं चाहता है, वही उसी तरह से हमारे लीडरशिप को, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को अभी कोई सुनना नहीं चाहता है, कि उनकी विश्वसनीयता की इतनी कमी हो गई है सारी चीज़ों पे। चाहे आप बात करें पेट्रोल डीजल के दाम का, अनएम्प्लॉयमेंट का, महंगाई का, पहले घर सर पे मटका ले के बाहर निकलते थे ये लोग, बैलगाड़ी पे बाहर निकलते थे, पेट्रोल डीजल का दाम का, हाँ, कितना हंगामा करते थे ये लोग, और आज कहाँ है उनकी वो वाणी, कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई उनके समाधान, कहाँ गए वो समाधान? अच्छा, वो संघर्ष कहाँ गया? या तो जनता के साथ उस संघर्ष में ही हाथ मिलाए। कच्चे तेल का दाम वहाँ एकदम कम हो जाता है, यहाँ दाम बढ़ता जाता है। तो ये मतलब क्या है? इसलिए जो कहें, अब आप जो कहें, जो मैं शुरू में कहा था कि नैरेटिव जो है, अब ये सारे फेक नैरेटिव हो गए। और फेक नैरेटिव में अब जैसे आपने कहा कुछ भी हड़बड़ी में कह रहे हैं, मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं सुना था कि पूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, जिंदगी में नहीं सुना था कि सिंदूर घर घर कार्यकर्ता बांट, सिंदूर बांटने का मतलब कुछ समझते हैं ये लोग? ये क्या कह रहे हैं इसको, उसका और इसका क्या मिसयूज कितना होगा, इसका मजाक कितना होगा, इसकी छिड़खानियाँ कितनी होंगी, और गुस्सा कितना आएगा लोगों को कि आप कौन होते हैं 3 में कि 13 में कि आप घर घर में सिंदूर देने का और सिंदूर लेने का हक तो एक ही दो लोगों को होता है ना। ये तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जो है क्रेडिबिलिटी में, उनकी क्रेडिबिलिटी में, विश्वसनीयता में सब आ गया। सर, एक थोड़ा सा लाइटर वेट में क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के स्टार तो अब इंटरव्यू लेने लग गए हैं पॉलिटिशियंस। अब वो वाले स्टार इधर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ने अपने कुछ एक्टर जो है ना वो पैदा कर दिए हैं, अपने कुछ डायलॉग डिलीवरी वाले। कभी डर नहीं लगता कि ये लोग अंदर ये बट वही है कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग आउटडेटेड ज़्यादा कर रहे हैं, जो जब आउटडेटेड हो चुका है। अब ये सब डायलॉग बाजी चल रही है आज चारों तरफ। ओह हो क्या बात है। अभी तो लेटेस्ट डायलॉग सुना है हमारे दोस्त और माननीय प्रधानमंत्री का, तो गजब लग रहा है, कमाल का डायलॉग है कि रोटी खाओ और नहीं तो गोली तो हमारे पास है ही। अरे क्या,
मेरी गोलियां, छी 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 छी, क्या मतलब है भाई इसका। दूसरी एक और बात है सर, आप एक चीज और कह दूँ, और गोदी मीडिया की वजह से ही अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान के तथाकथित वार का जो जिक्र किया आपने, इसकी वजह से इतने इन्होंने नैरेटिव और गड़बड़ गड़बड़ चला दिए। साहब मुनीर को फांसी हो गई और मुनीर पकड़ा गया, मुनीर बैरक में छुपा हुआ है, और साहब वहाँ पे हमने इस्लामाबाद कब्जा कर लिया और कराची कब्जा कर लिया, लाहौर में ये तमाशा कर दिया, ये वो। उससे देख तो अपने भारत की भावना का तो अपमान कर ही रहे हैं आप ये करके, और सबसे बड़े विश्वास में आप कितना बड़ा डेंट पहुंचा रहे हैं। जब पता चलता है कि ये सब बातें सिर्फ नैरेटिव खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ओवर शूट रनवे कर रहे हैं, रनवे ओवर शूट कर रहे हैं आप। इससे इनकी खुद समझना चाहिए, गोदी मीडिया जब आपका उद्देश्य कुछ और है और आप बोले जा रहे हैं तो फिर पब्लिक आपको सीरियसली नहीं लेती है। आखिरी दो सवाल है सर। जी। एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि आप बहुत लंबा अर्सा पॉलिटिक्स में हैं, आपने इसका डिटेरियोरेशन देखा है। पहले परिवार को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता था, हाँ, अब तो परिवार के माध्यम से पॉलिटिशियंस के ऊपर अटैक होते हैं। जैसे विक्रम मिस्त्री के साथ हुआ कि उसकी बच्ची का वो चला दिया, वो जो लड़का मरा वहाँ पर, उसकी वाइफ हिमांशी नरवाल को लेकर अजीब तरह की बातें शुरू कर दी गई। और मतलब आज आप किसी मुस्लिम के दोस्त नहीं हो सकते हैं, किसी मुस्लिम के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। ये जो एक डिवाइड आपने पिछले ओवर द टाइम आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? तो नहीं, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है ये। कुछ भी एक इन लोगों को जो पावर मिल गया है, ट्रोल वालों को पैसे का पावर मिल गया है, 2 पैसे दिए जाते हैं, मैंने सुना है, उसके बाद उनसे करवाए जाते हैं। और वो लोग, कई लोग जिनका लाइक्स जो हैं, हमारे बड़े बड़े नेतागण उनको बढ़ावा देते हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको लाइक्स करते हैं, उनको लाइक करते हैं। तो ये सब तो देख ही रहा हूँ, बहुत गलत है। और ट्रोल आर्मी जो है, सो कॉल्ड ट्रोल आर्मी, उनको कोई इसी के लिए रखा ही जाता है। 200, 400, 500 आप देखें, कई का रिपीट होता है। जैसे आप देखते होंगे जब ट्रोल करवाया जाता है इकट्ठे, तो आप देखते हो कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स के जाते, फिल्म के कलाकारों के जब ट्रोल आते हैं, ट्रोल नहीं ट्वीट्स आते हैं, तो आप देखते हो करीब सिमिलर आते हैं बिल्कुल, क्योंकि उधर से भेज दिया जाता है कि आप ऐसा करके ये भेजो। तो जो भेजते हैं तो भाई सारांश उनका सारा एक आ जाता है, उनका निचोड़ सबका एक ही होता है ये करके। तो एक तो ये गलत है ये। आप करने वाले मिस्त्री को हो, मिस्त्री की बेटी को, चाहे रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन को, आप अगर सरकार के साथ हो, सरकार के कदम के साथ हो, या सरकार के साथ नहीं भी हो, तो इसका माने ये तो नहीं कि आप कहते हैं ना, डोंट शूट द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर, मैसेंजर को मार रहे हो भाई, वो तो काम कर रहा है। मान लीजिए आप अपना कल कर रहे हैं, कल आपके किसी बात सहमत नहीं तो आपको गालियों पे गालियाँ, आपके परिवार को गालियाँ, मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, ये तो गलत बात है, एकदम सरासर निंदनीय, शर्मनाक है। और मेरा तो, मुझे खुद ही जब मेरी बेटी की शादी हुई तो तरह अरे भाई तू कौन होता है, शादी मेरी बेटी की ज़िंदगी है, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका साथ दूंगा, डंके की चोट पे साथ दूंगा उसका, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उसको अपनी लाइफ लीड करनी है। और सबसे बड़ी बात है, क्या हमारी बेटी ने, किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है क्या, गैर संवैधानिक काम किया है क्या? जब ना गैर कानूनी किया है, ना गैर संवैधानिक किया है, ना हम तो ये भी कहेंगे कि ना अपना मज़हब बदला है, तो ये करके अगर आप कर रहे हैं उसकी शादी में, तो साहब मैंने ऐसे कैसे अलाउ करना? अरे भाई आपके बच्चे वयस्क हैं, और अगर अलाउ भी किया होता, हम साथ तो देंगे, और दिया है हमने बिल्कुल, और बहुत ज़ोर शोर से दिया, हाँ बिल्कुल ज़ोर शोर से दिया है बिल्कुल, और एकदम इसे तमाम लोगों के। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि साथ देना मेरे हाथ में होता या नहीं भी होता, साथ अगर होता भी, तो ये बात तो सोचना पड़ेगा ना कि साथ दें या नहीं दें। पहले बच्चे वयस्क हैं, तो वयस्क एडल्ट हैं, तो इसलिए कहा कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, कोई गैर संवैधानिक काम तो नहीं किया, इसलिए। लेकिन ट्रोल करने वाले करते हैं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ मिस्त्री साहब हों, चाहे जयशंकर जी हों, किसी को इन बातों की चिंता नहीं करना, आगे बढ़नी चाहिए। चिंता करनी चाहिए तो हम अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री को, यहाँ कोई सिस्टम ऐसा बनाए कि ऐसे जो टुटपुंजियाँ हैं, जैसे गलत जो गालियाँ लिखते हैं, जिनका काम ही 10, 20 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये पे गालियों का अंबार भरना है, ये उन पे रोक लगनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए।
उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा इन द सेंस कि डिटरेंट मिलना चाहिए ताकि और लोग भी ऐसा ना करें। डोंट शूट द मैसेंजर। एक बात तो ये सर, एक वॉशिंग मशीन की बहुत चर्चा है देश में, हाँ वो तो है। जिसमें से लोग निकल जाते हैं। हाँ आप कैसा महसूस करते हैं उस वॉशिंग मशीन? अरे वाह कमाल। जवाब है ये मेरा। भाई द लाफ्टर ही मेरा जवाब है कि कमाल का गजब का वॉशिंग मशीन दिखा, और खासकर हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्तों के पास। बाप रे, एक नहीं कितना नाम कितनी बार रिपीट करूँ जिन पे ये केस हमने नहीं आपने खुद कहा है। माना हमारे मित्र माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा था, उनमें बुकलेट छपवाया था आसाम वाले के ऊपर ये, और ये बंगाल वाले आसाम वाले पे क्या क्या। उसके बाद आप उनको लेते आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन, ये भी ममता जी ने इसको एक्सपोज किया था वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन से है धुल गया। ये क्या मतलब है? आप हम नहीं कह रहे, मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत मानता हूँ इन लोगों, पवार साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और अजीत पवार वगैरह सबको मानता हूँ, अच्छे लोग। इवन ये व्यक्तिगत तौर पे इसको भी बहुत मानता हूँ, उद्धव ठाकरे को तो बहुत मानता ही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ इसको भी मानता हूँ, शिंदे को। ये लोग अच्छे हैं, ठीक है, संघर्ष करके ज़िंदगी में आए। जब पॉलिटिक्स में कैसे आए, क्या हुआ, तो वो लोग जाने क्या सही है क्या गलत है, हमारी पार्टी के तो है नहीं, उनका पार्टी का अंदर का मामला है। लेकिन अजीत पवार के बारे में खुद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़। हम नहीं कहते हैं, हम उसको दोषी नहीं कहते, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला। ये कहते हैं वो मेरा ख्याल है 30 जून को, और 2 जुलाई को वो वित्त मंत्री बन जाते हैं। अब वो तो मंत्रिमंडल में आ गए तो उसका वॉशिंग मशीन में आके एकदम हम उन पर ज़रा भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जब ऐसा कहते हैं तो ये तो गज़ब है। मैं इसलिए कहा कि लाफ्टर ही सबसे बड़ा जवाब है मेरा, वो हंसी ही ठहाका, दुनिया ठहाका लगा रही है। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप एक लफ्ज़ में इसका जवाब दीजिए। आप इस देश के नागरिक के तौर पर आपकी आने वाली पीढ़ी उसको वो भारत देना चाहते हैं जो संविधान दे रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष भारत, या एक बटा हुआ भारत? नहीं, मैं बटा हुआ भारत के तो कतई पक्ष में नहीं हूँ। आप धर्म के नाम पे, आप मज़हब के नाम पे आप बांट नहीं सकते हैं, बांटना नहीं चाहिए। लोग कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं एक भारत देखना चाहता हूँ, और ये नारा बोलूँगा तो लगेगा रूलिंग पार्टी का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब एक भारत जिसमें समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, एकता हो और धर्मनिरपेक्षता हो। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष भारत देखना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में व्यवस्था की, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ इस मामले में, बहुत सहमत हूँ। मैं बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छे हो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बात, Thank you. आपने बहुत सारी बात। थैंक यू।